तो वेलकम ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स में। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक ही टॉपिक में कई सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो में खुद आपके सामने आया हूँ। कंप्यूटर पे स्लाइड या कंप्यूटर वाला वीडियो नहीं दिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ज़रूरी था कि मैं आपके सामने आके एक एक चीज़ आपको क्लियर करूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के हमारे टॉपिक्स हैं आपातकाल का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अगर ये चीज़ आ जाए कि मूल्यांकन करिए तो कैसे आप हैंडल करोगे, और जो सबसे ज़्यादा आता है इसमें आता है आपातकाल के क्या कारण रहे। अब जो आपातकाल के पक्ष में तर्क है वही आपातकाल के कारण बोले जाते हैं। इसको आप आगे समझ लेंगे कि आपातकाल किन कारणों से लगा, और आपातकाल के विपक्ष में तर्क, उसके अपोज में क्या लॉजिक दी जाती है। तो पक्ष विपक्ष एक साथ कर देते हैं तो मूल्यांकन भी हो जाता है या इवैल्यूएशन भी हो जाता है। इसलिए हम इस एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक और क्वेश्चंस कर लेंगे, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, कोई भी चीज़ मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और वीडियो, आपातकाल का मूल्यांकन, आपातकाल के कारण, पक्ष विपक्ष में तर्क। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो अब हम इस टॉपिक को और इन क्वेश्चंस को जो इस टॉपिक्स में कवर होंगे कैसे क्लियर करेंगे उसको जरूर समझना। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपातकाल का मूल्यांकन करिए, इमरजेंसी का इवैल्यूएशन करिए, या आपातकाल के पक्ष विपक्ष में क्या क्या तर्क आए, फेवर और अपोज में क्या क्या तर्क या लॉजिक आए, या आ जाता है समीक्षात्मक मूल्यांकन करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर लिखना आपातकाल का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद आपातकाल के कारण। अब मैं यह कारण अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लॉजिक आपातकाल के फेवर में दिए गए वही आपातकाल के कारण बोले जाते हैं। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया वो है आपातकाल के क्या कारण थे, तो आपातकाल के क्या कारण थे वही आपातकाल के पक्ष में, फेवर में लॉजिक या तर्क बोले जाते हैं। तो इसलिए इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझ लेना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस को समझने में गलती करी तो उसका आंसर कभी सही नहीं हो पाता, और एक लेवल के बाद हार्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ हमें डील करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपातकाल के कारण या पक्ष में तर्क आ जाए तो आप ये वाले लॉजिक जो मैं इधर बताऊंगा उसको करेंगे, और इधर जब आगे वीडियो जाएगी तो मैं विपक्ष में तर्क बताऊंगा। तो फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो है आपातकाल का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन में आपातकाल के क्या कारण और पक्ष में तर्क क्या थे, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब सीधे आते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ, लेकिन उस पे आने से पहले एक बहुत जरूरी बात। अब असल में कि आपातकाल के कारण या पक्ष में क्या तर्क है, ये बात कैसे उठती है, ये बात कैसे हुई, उसको समझो। 1977 में जब इमरजेंसी या आपातकाल को हटाया गया तो उसके बाद हुए इलेक्शन, चुनाव, और उसमें कांग्रेस हार गई। फिर सरकार बनती है जनता पार्टी, और जनता पार्टी आपातकाल और आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए एक कमीशन, एक आयोग का गठन करती है जिसका नाम था शाह आयोग। शाह आयोग, उस आयोग के सामने जब इंदिरा गांधी जी आई तब उन्होंने आपातकाल लगाने के कारण पूछे और इंदिरा गांधी ने अपने जवाब दिए। तो जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की कारण बताए, वजह बताई, उन्हें ही आपातकाल के कारण बोला जाता है और उन्हें ही आपातकाल के पक्ष में तर्क बोला जाता है। यह बात आपको समझ में आ गई। तो पहला तर्क या आपातकाल का पहला कारण, रीजन क्या आता है? इंदिरा गांधी जी ने बोला हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस और रोज के आंदोलन। वो समय, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा आपातकाल का, उसको देखना। उसमें मैंने बताया है हर रोज हर क्षेत्र में भारत में लगभग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हड़ताल हो रही थी, बंद हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, जुलूस हो रहे थे, रैलियां निकल रही थी, आंदोलन हो रहे थे। और इस सब की वजह से
देश के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो रहा था, देश डेवलपमेंट प्रोग्रेस की ओर आगे नहीं जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि इन हड़ताल बंद प्रदर्शन से कोई व्यक्ति काम पे नहीं जा सकता था, कभी हड़ताल हो गई तो काम नहीं हो रहा, उद्योग नहीं चल रहे, और चली चलाई लाइफ या यूं कह लो चलती हुई ट्रेन की चेन खींच देने वाली बात हो रही थी। तो इंदिरा गांधी जी का यह कहना था कि जो भी विकास के कार्यक्रम है वो तो चलेंगे तो तब जब देश चलेगा। बंद कर दिया तो देश नहीं चल रहे, कभी दुकानें नहीं चल रही, कभी उद्योगों में काम नहीं हो रहा, कभी किसानों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में एक चलते हुए विकास मार्ग में बड़ी बाधा आ रही थी, इसलिए क्योंकि विकास देश का रुक रहा था, देश में कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा था, देश की जितनी भी विकास की नीतियां पॉलिसीज थी डेवलपमेंट की उनको लागू नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में क्योंकि इन सब कारणों की वजह से देश का विकास रुक रहा है, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि उनके लिए मजबूरी हो गई थी कि वो आपातकाल लगाएं ताकि जो रोज के काम हैं वो ठीक से चलने लगे और विकास की नीतियों को ठीक से लागू किया जा सके। तो ये निकला पहला पॉइंट, आपातकाल का कारण कह लो या आपातकाल के पक्ष में पहला लॉजिक। अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो आपातकाल के कारण और पक्ष में तर्क में दूसरा पॉइंट आता है जो इंदिरा गांधी जी ने रखा। राजनीतिक आंदोलन, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे थे लगातार, उनकी वजह से और हड़ताल और बंद इत्यादि जो लगातार विरोध अपोजिशन का माहौल था, वो था हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस, रैलियां और राजनीतिक आंदोलन, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या मूवमेंट, उनकी वजह से जनता उग्र हो गई थी। अब इसकी इंग्लिश, क्योंकि अब जगह नहीं थी, नीचे आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर, खैर समझना बहुत जरूरी है। तो जनता उग्र हो गई थी, उनका टेम्पर जो है वो बहुत हाई हो गया था। अब जनता ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसफुल या शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही थी। इन हड़ताल बंद प्रदर्शन की वजह से काफी जगह पर जनता सामाजिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ भी कर रही थी, ऐसा इंदिरा गांधी जी ने कहा। और इन हड़ताल बंद प्रदर्शन की वजह से जो आम जनजीवन था वो भी बदहाल हो गया था। तो इन सब की वजह से जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट या राजनीतिक आंदोलन, ये मूवमेंट चल रहे हैं, इनकी वजह से और जनता के उग्र होने की वजह से, उनका टेम्पर हाई हो जाने की वजह से, हिंसक हो जाने से, वायलेंट हो जाने से काफी संपत्ति, पैसा बर्बाद हो रहा था, नष्ट हो रहा था, यूं कह लो कि डिस्ट्रॉय हो रहा था। इंदिरा गांधी जी ने कहा क्योंकि ये पैसा जनता का भी है और देश का भी है, राष्ट्र का भी, तो राष्ट्रीय संपत्ति और जनता की संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने के लिए यह जरूरी था कि उग्र जनता को शांत करा जाए, और शांति के लिए जरूरी था कि इमरजेंसी या आपातकाल को लगाया जाए। तो ये रखा उन्होंने दूसरा रीजन या कारण। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपातकाल के कारण में जो इंदिरा गांधी ने रखा, वो ये कहा कि इंदिरा गांधी ने बोला कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका, नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है या भूमिका निभा रहा है। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं पहले ही बोल दूं, बार बार ये नहीं बोलूंगा अब कि आपके लिए पॉइंट नीचे आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, लेकिन समझना बहुत अच्छी तरीके से। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि विपक्ष, लोकतंत्र में अपोजिशन, विपक्षी दल का होना ठीक है, अच्छी बात है, और विपक्ष किसी भी सरकार की ऐसी नीति का विरोध करे जो गलत है। लेकिन इंदिरा गांधी जी का यह कहना था कि जो विपक्ष या अपोजिशन था वो सिर्फ विपक्ष की भूमिका में नहीं और केवल विपक्षी दल बनकर नहीं, वो स्थायी विपक्ष बनकर जी रहा था। मतलब वो नकारात्मक भूमिका, नेगेटिव रोल निभा रहा था। नकारात्मक कैसा? अगर सरकार की कोई नीति गलत है तो जनता के बीच में लेकर जाए और विरोध करे, लेकिन जो सरकार की समाजवादी नीतियां, जन कल्याण की नीतियां, पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसीज, कार्यक्रम, प्रोग्राम, योजना, प्लानिंग, ये सब जो इंदिरा गांधी की सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों, पुअर, लेबर और फार्मर्स के कल्याण, वेलफेयर के लिए नीतियां या कार्यक्रम कर रही थी, काम कर रही थी, वो सब तो देश के लोगों, गरीबों के भले के लिए थे। लेकिन फिर भी विपक्ष केवल विपक्ष की भूमिका में था, उसे सरकार का साथ देना चाहिए था, क्योंकि विपक्षी दल सिर्फ ये काम नहीं करेगा कि विपक्ष की भूमिका में रहे। अगर कोई सरकार ने अच्छे काम किए हैं तो उसका साथ भी दे,
उन नीतियों को सफल करने में सरकार का सहयोग करे, कोऑपरेट करे, कोऑर्डिनेट करे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा कि विपक्ष केवल नेगेटिव रोल, नकारात्मक भूमिका में आ गया था कि कुछ भी हो जाए सरकार का अपोज करना है, नीतियां कितनी भी अच्छे हो, कार्य कितने भी अच्छे हो, लोगों का कितना भी भला कर रही हो सरकार, लेकिन विपक्ष सरकार के बस खिलाफ एक गलत प्रचार, एक रॉन्ग प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर कर रहा था। तो इंदिरा गांधी जी ने ये तीसरा कारण आपातकाल का दिया कि इस विपक्ष की इन गतिविधियों के कारण काफी समस्या या प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मुझे आपातकाल लगाना पड़ा। तो ये था तीसरा कारण या आपातकाल के पक्ष में तीसरा तर्क या लॉजिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हम आते हैं आपातकाल के चौथे कारण या आपातकाल के पक्ष में फोर्थ रीजन, या यूं कह सकते हो लॉजिक के ऊपर। इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार को और सरकार की नीतियों को किसी का समर्थन नहीं मिल रहा, पूरा देश ही विरोध में है। नहीं, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि कुछ विपक्षी दलों ने और सिर्फ कुछ अमीर लोगों ने सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का दिया, लेकिन वास्तविक मंच पर, व्यावहारिक धरातल पर, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर सरकार को काफी लोगों का और दलों का समर्थन मिल रहा है। उदाहरण के लिए साम्यवादी दल इंदिरा गांधी की हर समाजवादी नीति का समर्थन कर रहे थे, और जो देश के, समाज के, कंट्री के, सोसाइटी के पुअर पीपल है, गरीब लोग हैं, किसान हैं, फार्मर्स हैं, किसान में भी जो गरीब किसान है, पुअर फार्मर्स है, वो लेबर, और वो लोग जो दरिद्र हैं, बिल्कुल पुअर है, उन लोगों के द्वारा सरकार का और सरकार की नीतियों का समर्थन या सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब पूरा देश इंदिरा गांधी या इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह माहौल खड़ा कर दिया गया कि सारा देश खिलाफ है। नहीं, इंदिरा गांधी जी ने शाह आयोग के सामने बात कही कि मुझे साम्यवादी दलों का, समाजवादी दलों का, मेरी समाजवादी नीतियों पर गरीब लोगों का, मजदूरों का, किसानों का समर्थन मिल रहा है। इसीलिए आपातकाल सिर्फ एक मजबूरी थी कि मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया, लेकिन मुझे लोगों का, देश के गरीब लोगों का और दलों का, जैसे साम्यवादी दलों का समर्थन मिल रहा है या मिल रहा था। लेकिन गरीब लोगों की समस्या दूर करने के कारण कुछ अमीर लोग नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, इसीलिए मुझे आपातकाल लगाना पड़ा। लेकिन सारी परिस्थितियां मेरे खिलाफ भले ही हो, लेकिन फिर भी मुझे गरीब लोगों का और दलों का समर्थन मिल रहा था, साम्यवादी दलों का। ये वाला निकला चौथा कारण आपातकाल का कि किन कारणों की वजह से लगाया कि मुझे गरीबों का भला करना था। तो चौथा कारण निकला आपातकाल का ये, या चौथा तर्क या लॉजिक आपातकाल के पक्ष में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आपातकाल के कारण या रीजन ऑफ इमरजेंसी, या यूं कह लो कि आपातकाल के पक्ष, फेवर में जो लॉजिक है, उसमें नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ जो सबसे बड़ा मूवमेंट या आंदोलन चला हुआ था वो था जयप्रकाश नारायण का टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। और उस आंदोलन ने ही देश में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बहुत बड़ा एक जनसमूह खड़ा कर दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने शाह आयोग के सामने बात कही कि ये जो आंदोलन, संपूर्ण क्रांति या जयप्रकाश नारायण द्वारा जो आंदोलन टोटल रेवोल्यूशन का चलाया गया है, प्रोटेस्ट या मूवमेंट, ये सिर्फ मिडिल क्लास लोगों का है, जिसको सपोर्ट मिल रहा है अमीर वर्ग से या रिच क्लास से। लेकिन ये गरीब वर्ग, पुअर क्लास का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन के बाद अगर कोई नतीजा भी निकलता है या निकलता इमरजेंसी लगाने से पहले, अगर मैं कुछ स्टेप नहीं लेती तो कोई भी जो नतीजा निकलेगा, मतलब कि इस टोटल रेवोल्यूशन से सिर्फ मिडिल क्लास को फायदा होता या अमीर वर्ग को या रिच क्लास को, लेकिन इससे गरीबों का कोई फायदा या कल्याण नहीं होना था, क्योंकि आंदोलन ही मध्यम वर्ग का था। इंदिरा गांधी जी ने बात स्पष्ट कही कि गरीबों के लिए तो वही नीतियां बना रही थी, तो गरीब लोग आंदोलन क्यों करेंगे। जब सबने इंदिरा गांधी जी के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि आपने जो इमरजेंसी आपातकाल लगाया, ये गरीबों के कोई लेना देना नहीं, आपने तो लगा दिए। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, यह आंदोलन सिर्फ मध्यम वर्ग का था और सपोर्ट या थोड़ा समर्थन मिल रहा था अमीर वर्ग से।
गरीबों के लिए तो मैंने नीतियां बनाई थी, कार्य कर ही रही थी, तो गरीब वर्ग का समर्थन नहीं था। तो जयप्रकाश नारायण, जिसका सबसे बड़ा माहौल वातावरण उस वक्त बना हुआ था, वो टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, वो केवल एक मध्यम वर्ग का आंदोलन था। गरीब वर्ग का, गरीबों का इससे कोई लेना देना नहीं था। और जबकि वो सबसे बड़ा मूवमेंट आपातकाल से पहले चल रहा था और ज्यादा बड़ा मूवमेंट हो गया, तो इंदिरा गांधी ने उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक मध्यम वर्ग का आंदोलन है, इसको रोकने के लिए आपातकाल लगाना पड़ा या लगाया। तो आपके सामने ये 5 पॉइंट आते हैं आपातकाल के पक्ष में तर्क, फेवर में लॉजिक, और साथ में यूं कह सकते हो कारण, आपातकाल के कारण में ये 5 पॉइंट जरूर याद रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, 4 कारण पूछे जाते हैं, 5 बता दिए, लेकिन आपको कारण, रीजन पूछेगा तो यही रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे आपातकाल के विपक्ष में तर्क, अपोज में लॉजिक की तरफ। तो अब इस वीडियो का जो मेन पार्ट दूसरा आता है, वो आता है आपातकाल के विपक्ष में तर्क, लॉजिक इन अपोज ऑफ इमरजेंसी। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी जी ने जो कारण बताए कि भाई मुझे इसलिए आपातकाल लगाना पड़ा, वो सारे के सारे कारण 100% सही थे। उनकी आलोचना भी हो रही थी, इंदिरा गांधी जी की आलोचना भी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने आपातकाल लगाया था, देश में इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके कारण कई ज्यादतियां या अत्याचार या न्याय जनता पर हुए थे। तो जो आपातकाल के विपक्ष या अपोज में जो तर्क है, वो लॉजिक है, वो क्या है, और आपातकाल की आलोचना या क्रिटिक्स किस आधार या बेस पर की गई, तो वो क्या क्या पॉइंट्स है, हमें वो देखने हैं। तो जल्दी से चलते आपातकाल की आलोचना या विपक्ष की तरफ। तो आपातकाल के विपक्ष में या आलोचना में जो सबसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत पॉइंट, जो यूं कह सकते हैं एकदम कड़ा पॉइंट था, एक बहुत हार्डकोर आलोचना या क्रिटिक थी इंदिरा गांधी की, वो ये था कि विपक्ष ने और आलोचना करने वालों ने, क्रिटिक्स करने वालों ने ये बात कही कि इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल या इमरजेंसी लगाई है, ये केवल और केवल देश कल्याण, राष्ट्र, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका निजी स्वार्थ, ओन सेल्फिशनेस है। और वो क्या थी उनकी निजी स्वार्थ या ओन सेल्फिशनेस, क्या थी कि पीएम या प्रधानमंत्री के पद पर वो बने रहना चाहती थी। वो बिल्कुल अपनी प्रधानमंत्री की शक्तियां, अपने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ने को तैयार नहीं थी, और अपनी उस शक्ति पर बने रहने के लिए उन्होंने आपातकाल का सहारा लिया, और इस आपातकाल को लगाकर जनता पर, पब्लिक पर बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन या शोषण किया। तो ये सब सिर्फ एक दिखावा था कि गरीबों का कल्याण, ये नीतियां। वास्तव में इंदिरा गांधी जी को सिर्फ अपने पद, प्रधानमंत्री की कुर्सी से प्यार था, और केवल उस कुर्सी और उस पद को बचाए रखने के लिए अपने निजी स्वार्थ, ओन सेल्फिशनेस के कारण इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया। तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत आलोचना हुई थी इंदिरा गांधी की आपातकाल की वजह से। तो ये पहला पॉइंट बनता आपातकाल के विपक्ष में तर्क कह लो, अपोज में लॉजिक कह लो, या आपातकाल की आलोचना या क्रिटिक में कह लो। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। तो आपातकाल की आलोचना या विपक्ष में, क्रिटिक्स में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कि देखो, इंदिरा गांधी जी ने कहा कि लगातार हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस इत्यादियों से, रैलियों से देश के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, इसीलिए आपातकाल लगाना पड़ा। और इन हड़ताल, बंद, प्रदर्शन, जुलूस से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, डेमोक्रेसी वीक हो रही है, और देश के विकास का मार्ग जो है, डेवलपमेंट का पाथ है, वो रुक रहा है। लोकतंत्र को या सरकार को अस्थिर कर रहे हैं राजनीतिक आंदोलन या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। इससे डेमोक्रेसी अनस्टेबल हो रही है और सरकार अस्थिर करने की साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने की। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी लोग थे, अब इन जितनों में भी आप ध्यान रखना कि क्या बात कहनी है, आम लोग, कॉमन पीपल, जो भी देश के आम नागरिक, कॉमन सिटीजन थे, वो लोग भी, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिटिक जितने भी हैं वो लोग भी, मीडिया, प्रेस, सारा मीडिया, सारा प्रेस इस बात पर एग्री था। और इसके साथ साथ सभी विपक्षी दल, जितने भी अपोजिशन पार्टी थे, वो इस बात पर एग्री करते थे कि इंदिरा गांधी जी का लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में जन आंदोलन, पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक मूवमेंट होना एक आम बात है। इट इज अ कॉमन इशू।
क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात बोलने का अधिकार है, और कोई उनकी बात ना सुने तो इकट्ठे होकर भी वो अपनी बात रख सकते हैं किसी एक मूवमेंट के जरिए, आंदोलन या प्रोटेस्ट या विरोध के जरिए। विरोध होना लोकतंत्र की नींव है। असहमति कि भाई मैं तो आपसे सहमत नहीं हूं, गलत हो तो गलत तो बोलने दो, आप गलत भी नहीं बोलने दोगे, बोलने का अधिकार ही छीन लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में असहमति और विरोध में बोलने का अधिकार मिलता ही है। ऐसे में जन आंदोलन होना, पब्लिक मूवमेंट, पब्लिक प्रोटेस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र से में एक कॉमन इशू है, कॉमन बात है, आम बात है। और इन जन आंदोलन से या किसी भी जन आंदोलन से लोकतंत्र मजबूत ही होता है, स्ट्रांग होता है, क्योंकि उससे नई चीज सीखने को मिलती है। हमें नए मुद्दों का, जो न्यू इश्यूज है, नई समस्या है, न्यू प्रॉब्लम्स है, उनका समाधान इन्हीं आंदोलनों के जरिए होता है। तो ऐसा नहीं है कोई बड़ी बात है, एक आम बात है, और इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इनसे उल्टा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, अस्थिर या अनस्टेबल नहीं होता। तो जितने भी ये लोग होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिटिक, राजनीतिक विशेषज्ञ, मीडिया, जनता, सभी लोग, विपक्षी दल, सभी इस पर एग्री थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आंदोलन होना तो कॉमन आम बात है, लोकतंत्र में होता ही है, और इससे कोई लोकतंत्र कमजोर या सरकार कमजोर या अस्थिर नहीं होती। इससे तो उल्टा लोकतंत्र या डेमोक्रेसी देश की मजबूत होती है। तो ये बात सामने आई आपातकाल की आलोचना में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट जो आपातकाल की आलोचना या क्रिटिक्स में आता है, विपक्ष में, तर्क या अपोज में आता है, वो इंदिरा गांधी के उस पॉइंट के खिलाफ था जो उन्होंने शाह आयोग में बोला। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जनता उग्र हो गई थी, हिंसक हो गई थी, और इससे काफी संपत्ति, जान माल की हानि हो रही थी। लेकिन जितने भी आलोचक थे, क्रिटिक्स थे, उन्होंने इस पॉइंट को बहुत कड़े रूप से आलोचना, क्रिटिक्स की या विपक्ष में बोला। उन्होंने कहा जितने भी आंदोलन देश में चल रहे थे, सभी आंदोलन अहिंसक थे। ऑल मूवमेंट्स वर नॉन वायलेंट। और तो और, या फिर वो आंदोलन अहिंसक रूप से चलाए जा रहे थे। आंदोलन चल रहे थे, प्रोटेस्ट तो चल रहा था, मूवमेंट तो चल रहे थे, लेकिन उनकी फॉर्म, दे वर बीइंग रनिंग एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट। और अहिंसक रूप से, नॉन वायलेंट रूप से अपनी बात रखना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। आप उसे कैसे छीन सकते हो? जहां तक बात उग्र या हिंसक होने की है, तो किसी भी आंदोलन में आंदोलन करने वालों ने किसी प्रकार से उग्रता का, हाई टेम्पर का, या हिंसा का, वायलेंट का, या तोड़फोड़ का, या यूं कह लो सोशल, सामाजिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय या नष्ट करने का काम नहीं किया था। एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। हाँ, आंदोलन बड़े लेवल, यूं कह लो मास लेवल पर भी चल रहे थे, बड़े पैमाने पर, बिग लेवल पर भी चल रहे थे, लेकिन सभी अहिंसक थे, नॉन वायलेंट थे। और अहिंसक रूप से बात कहना, इकट्ठे होना, ये लोकतंत्र के लिए कोई नई बात थोड़ी है, लोकतंत्र में अधिकार है। हाँ, आपने जो उग्र वाली बात कही वो गलत है। तो जितने भी आलोचक थे, उन्होंने इस बात पर कड़ी आलोचना, क्रिटिक्स की कि अहिंसक आंदोलन होना आम बात है, और आंदोलन कहीं भी हिंसक या उग्र नहीं थे, सारे अहिंसक थे, अहिंसक रूप से चलाए जा रहे थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपातकाल की आलोचना, क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी में आता है कि जितने भी आंदोलन चल रहे थे, देखो इंदिरा गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि उनकी जो नीतियां, कार्यक्रम है, जितनी भी योजनाएं हैं, कार्य हैं, वर्क्स हैं, जितनी की प्लानिंग्स है, वो सब गरीबों, पुअर, लेबर्स, मजदूर, किसानों, फार्मर्स के कल्याण या वेलफेयर के लिए है। लेकिन यहां भी एक क्वेश्चन उठता है, इंदिरा गांधी ने चुनाव में नारा दिया था गरीबी हटाओ। चलो, आपने गरीबों के लिए योजना बनाई, लेकिन जितने भी आंदोलन चल रहे थे वो आपसे पिछली नीतियों के विरोध के लिए नहीं चल रहे थे। गुजरात में जो आंदोलन चलता है वो बिहार में चलता है, वो करंट में जो आप भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे से समाधान नहीं कर पा रहे, उनके कारण चलता है। और जो वर्तमान के मुद्दे हैं, जो प्रेजेंट के इशू है, उनको लेकर आंदोलन चला। और दूसरी बात, आपसे आंदोलन में जवाब ये मांगा नहीं जा रहा आपने पहले क्या किया। 70 में जो आपने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया, 71 में जो किया, नहीं, आपसे 75
1975 1975 में ये पूछा जा रहा है, आप आगामी विकास जो नेक्स्ट स्टेज की डेवलपमेंट, नेक्स्ट स्टेप की डेवलपमेंट फॉरवर्ड आगे क्या करेंगी, उस विकास डेवलपमेंट के नीतियां या पॉलिसीज क्या होंगी, उनके लिए चलाया जा रहा है। वो कार्य आप कौन कौन से करेंगे आगे कि महंगाई खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, ये जो इन्फ्लेशन है ये समाप्त हो जाए, ये जो करप्शन है ये खत्म हो, तो वो क्या कार्य करेंगी और कौन कौन सी योजनाएं या प्लानिंग आप भविष्य में, फ्यूचर में अपनाएंगी। जितने भी आंदोलन चले उनमें कहीं नहीं बोला कि भाई आपकी पिछली नीतियां गलत थी ना, उन्होंने बोला वर्तमान में, प्रेजेंट में ये इशू है और आप भविष्य में इनके लिए क्या करेंगी, और आप उन चीजों से डील नहीं कर पा रही इसलिए हम आंदोलन चला पा रहे हैं या हम आंदोलन चला रहे हैं। आप योजना या प्लानिंग बताइए, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, इन्फ्लेशन कैसे काबू में आएगी। उस वक्त महंगाई, मुद्रास्फीति आसमान छू रही थी, दूसरी तरफ करप्शन, भ्रष्टाचार बढ़े जा रहा था। अब ऐसे में आपने पहले क्या किया, उसके लिए आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन है आगामी विकास, आगे की क्या कार्य, नीतियां, योजनाएं, प्लानिंग होगी आपकी, और आप उसके लिए जवाब नहीं दे पा रहे, इसके लिए हम आंदोलन चला पा रहे हैं। आप आंदोलन समाप्त हो जाएगा, आप नीतियां, कार्यक्रम बताइए कैसे खत्म करेंगे, या उन्हें खत्म कर दीजिए, आंदोलन होगा ही नहीं। अगर बेरोजगारी फैलेगी तो आप ये तो नहीं कहेंगे, आंदोलनकारियों ने साफ बोला, अगर अब बेरोजगारी है और आप कह रहे हैं भाई मैंने 5 साल पहले बेरोजगारी खत्म की थी, 5 साल वाली छोड़ो, अब बेरोजगारी है, आप इसको कैसे खत्म करेगी, इसके ये पूछने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। तो ये सारी समस्या भविष्य की थी, ये सारी भविष्य समस्या वर्तमान में हम सामना कर रहे थे, प्रेजेंट में फेस कर रहे थे, आंदोलन चला रहे। आंदोलन क्यों चला रहे, ताकि भविष्य में इनको फेस ना करना पड़े, इनका सामना हमें ना करना पड़े, इन समस्याओं का, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हमें आगे नहीं चाहिए, इसके लिए आंदोलन। तो पहले की नीतियां इंदिरा गांधी जी ने शाह आयोग के सामने रखी, लेकिन आंदोलन का मुद्दा उनकी पहले की ना होकर वर्तमान की समस्या और भविष्य का सवाल था। ये आलोचकों ने, क्रिटिक्स ने कहा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आपातकाल के आलोचना या आपातकाल के विरोध या विपक्ष में आता है, और ये बहुत जायज पॉइंट बोला जाता है। जितने भी आलोचक, क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये बात बहुत स्ट्रांगली, बहुत मजबूती से कही कि आपातकाल, इमरजेंसी का प्रयोग लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में लास्ट ऑप्शन, अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपके खिलाफ कोई 2 आंदोलन हुए या पब्लिक खड़ी हो गई तो आप सीधा सीधा आपने आपातकाल लगाया, लोगों को घरों में बंद कर दिया, उनको बोलने का अधिकार छीन लिया। लेकिन डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, इसमें आपातकाल का प्रयोग, जो यूज ऑफ इमरजेंसी है, ये केवल और केवल लास्ट ऑप्शन के लिए होना चाहिए। और संविधान में इस प्रावधान के लिए यही कहा गया है कि ये सिर्फ बहुत बड़े संकट से समाधान या जूझने के लिए चाहिए। इसलिए क्योंकि आपातकाल के कारण लगते ही या आपातकाल की वजह से सीधा सीधा आम लोगों की जिंदगी में अचानक वो संवैधानिक मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उनके ऊपर काफ़ी अन्याय या अत्याचार होने की संभावना रहती है। और आपातकाल के दौरान आम नागरिकों पर अन्याय या अत्याचार हुए भी, तो अब आप ये नहीं कह सकती हैं कि भाई आपातकाल मजबूरी था। मजबूरी नहीं था, लास्ट ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करना था, क्योंकि इस आपातकाल की वजह से कई लोगों की जानें गईं, कई लोगों के परिवार बर्बाद हो गए, और आपातकाल के दौरान हजारों लाखों लोगों पर शोषण, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ज्यादतियां हुई, अन्याय, अत्याचार, इनजस्टिस, टॉर्चर हुआ। और अब हुआ है तो इससे एक बात साफ है कि लोकतंत्र में आपातकाल का प्रयोग, इमरजेंसी का यूज डेमोक्रेसी में अंतिम विकल्प, लास्ट ऑप्शन के रूप में ही होना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। और ये जब भी किया जाए बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, जो इंदिरा जी ने बिल्कुल नहीं किया। इंदिरा जी ने कोई भी आपातकाल के क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट्स, क्या परिणाम, क्या रिजल्ट निकलेंगे सोचा नहीं। सीधा सीधा सोचा कि भाई मेरे खिलाफ वातावरण है, प्रधानमंत्री की कुर्सी जा रही है, मेरा पद जा रहा है, तो ठाके आपातकाल लगा दिया। लेकिन सोच समझ कर निर्णय नहीं लिया, मंत्रिमंडल से लिखित मंजूरी भी नहीं ली, कोई परामर्श, कोई सजेशन नहीं, सीधा आपातकाल।
कि जैसे आपातकाल का प्रयोग कोई छोटी बात है, लेकिन नहीं, ये लास्ट ऑप्शन है, अंतिम विकल्प है। और बहुत सोच समझकर, वाइडली, बहुत ब्रॉड दिमाग, बड़े व्यापक दिमाग से सोच के, विजडम, विवेक से निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया अपनी कुर्सी या पद बचाने के लिए। लेकिन उसका दुष्परिणाम, उसके बैड इफेक्ट्स क्या निकले? हजारों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोग जेल में ठूस दिए गए, किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, कितनी ही बर्बरता हो गई, क्रूएल्टी हो गई, सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। तो आलोचकों ने इंदिरा गांधी के स्टेप की, इस कदम की आलोचना और क्रिटिक की। अब आपके सामने मैंने जो टॉपिक आज खड़ा कर दिया है वो आपके सामने क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपातकाल का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, समीक्षात्मक मूल्यांकन आ जाता है तो आपको पक्ष विपक्ष इकट्ठे लिख देने। आपसे ज्यादातर क्वेश्चन आता है आपातकाल के कारण बताओ, तो जो आपातकाल के पक्ष में तर्क पड़े हैं वो बता सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ देने हैं। अगर फुल मार्क्स आने हैं तो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। और आपातकाल का विपक्ष या विरोध किन कारणों से हुआ, तो आपको ये वाले पॉइंट बताने, इकट्ठे इवैल्यूएशन मूल्यांकन में बताने हैं। अब जो आगे इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, मैं अभी करा देता, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो है आपातकाल से शिक्षा, और उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस या लोकतांत्रिक उमड़, जो दो लहर आई थी वो कौन कौन सी है, वो एक ही वीडियो में कर लेंगे, और वो वैसे आगे हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, आपको लग रहा होगा कि मेरी वीडियो जल्दी नहीं आ रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है पिछले कुछ 2 हफ्तों से मैं बहुत बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम से खुद निकल रहा हूँ, लेकिन ये पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट हुआ है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अभी के अभी इस पूरे इफेक्ट को ख़त्म करके हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जैसे नहीं आ पा रही थी, अब हम जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अब अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।